जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं और फिर कुछ पेट्रॉन के लिए स्पेशल वीडियोस बनाए जाएंगे जो कि उसकी वेबसाइट पर अपलोड करे जाएंगे, जो कि सिर्फ पेट्रॉन्स के लिए होंगे। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं इसी चैनल की, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है अलग से, और उस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। हैदराबाद में था, भाग्यलक्ष्मी मंदिर देखने गया था। वो समय मैंने देखा कि ओवैसी ने पूरा हमास का सपोर्ट में पोस्टर लगा के रखा है। मैंने ओवैसी को बोला कि आप हैदराबाद में हमास करके क्या फायदा है? आपको मैं पासपोर्ट वीजा बना देता हूं, आप गाजा में जाके लड़ो। लेकिन वो गाजा नहीं जाते हैं, हैदराबाद में ही हल्ला करते रहते हैं। इसीलिए हमने सिद्धांत लिया हो कि हैदराबाद का भी नाम बदल के हम लोग भाग्यनगर कर देगा। हैदराबाद का नाम बदल जाएगा। ओवैसी का दुकान बंद करना है कि नहीं? ओवैसी का दुकान बंद करना है कि नहीं? अभी देखिए, 7 दिन पहले ओवैसी ने पुलिस को धमका रहा था वीडियो में। वीडियो आपने देखा है ना? वीडियो देखा है ना? हमारा बीजेपी का सरकार अगर होते थे, इधर वो पुलिस को धमकाया, उधर में उनका हिसाब बराबर कर देते थे। अभी भी मैं बोलना चाहता हूं कि बीजेपी का सरकार आएगा, सरकार बनने का 1 घंटा के अंदर हम ओवैसी को जेल में डाल दे देगा, ओवैसी का भाई को। कतर ने ऐलान किया है कि इसराइल और हमास के बीच सीज फायर 2 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति बन गई है। 4 दिनों का यह सीज फायर मंडे के बाद खत्म होने वाला था। खैर, अब 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। कतर इसराइल और हमास के बीच बातचीत में मीडिएशन कर रहा है। कुछ जानकारों के मुताबिक इसराइली सरकार अब हमास के साथ सीज फायर को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है। उसकी इकलौती शर्त है कि हमास 1 दिन में 10 कैदियों को रिहा करे। जानकारों के अकॉर्डिंग ये साबित हो गया है कि 7 अक्टूबर का हमला वाकई पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजिक जीत थी। दूसरी तरफ 27 लाख की आबादी वाला मुल्क कतर इन दिनों खूब सुर्खियों में है। दरअसल कतर ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे सीज फायर में अहम किरदार निभाया है और इससे पहले अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच भी कतर मीडिएशन कर चुका है। दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक कतर इतना ताकतवर कैसे बन गया, इसकी अलग ही कहानी है। खैर दोस्तों, इसराइल ने सोचा था कि गजा में सीज फायर करके वेस्ट बैंक को तबाह कर दिया जाए। 28 नवंबर को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जेनिन, ट्यूबास और दूसरी जगहों पर हमला किया है। हमास ने इजराइल की इस चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लड़ाई चल रही है, लेकिन जैसा कि एक वायरल हो रहे वीडियो से जाहिर हो रहा है, उसके मुताबिक इजरायली फौजी व्हीकल सब पीछे हट रहे हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि अगर 1947 में भारत में आजादी के आंदोलन के बाद भी इंडिया को पूरी आजादी नहीं मिली होती, तो मुल्क में कुछ कैदी ऐसे भी होते जो 2023 तक जेल में सड़ रहे होते। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बकौल पैलेस्टीनियन रिहा कैदी यास्मीन शाबान इसराइली जेलों में 1948 से 1965 आंदोलन में कैद करी गई 28 औरतें अभी भी मौजूद हैं। 75 साल हो गए हैं उनको इस कैद में। इन 28 सालों में उनको हेल्दी प्रोडक्ट से डिप्राइव रखा गया। वो ऑफिशियली गुलाम है और उनके साथ किसी भी इजरायली को कुछ भी करने की आजादी है। जबकि दूसरे लगातार तमाम आ रहे वीडियोस, बयानों और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इजरायली कैदियों के साथ काफी अच्छा बर्ताव किया है। इसराइल के चैनल 13 के सीनियर डिफेंस करस्पॉन्डेंट एलन बेन डेविड ने इसराइल के तरफ से सेंसरशिप के बावजूद हमास की तरफ से रिहा करे गए बंदियों के हालातों का डिटेल में डिस्क्रिप्शन करते हुए यह साबित कर दिया है
कि उनको काफी अच्छी तरह से रखा गया था। खैर, एक और दावा किया जा रहा है कि हमास ने इसराइल पर साइबर अटैक किया है और इस बड़े साइबर हमले में इसराइल की सभी सर्विसेज जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी सेंटर वगैरह वगैरह बेकार हो गए हैं और हजारों सेटलर्स का तेल अवीव से कनेक्शन भी टूट गया है। सोचिए, नेतन्याहू ने कहा था कि वो गजा का इंटरनेट काट देगा, अब इसराइल का कट गया है। हमास कहां ले जाकर फंसाएगा ये उसके दुश्मनों को भी नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ कल जो इजरायली जहाज यमन ने पकड़ा था, उसका मालिक इसराइल का सबसे अमीर आदमी एयाल उफेर है। उसकी कंपनी जोडिएक मैरीटाइम दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी है जिसके पास 128 जहाजों का साम्राज्य है। इजरायली अरबपतियों को वहां मार पड़ रही है जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी फाइनेंशियल मार की तकलीफ काफी दर्द पहुंचाती है। यमन के हूतिया ने पहले ही 3 इजरायली जहाजों पर कब्जा कर लिया है। उनमें से एक डिब्बों से भरा हुआ है और एक तेल से भरा हुआ है। उन्होंने इंडियन ओशन में कामिकेस ड्रोन से भी हमला किया था। हूती इसराइल पर भारी फाइनेंशियल चोट कर रहा है। जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है वहां इससे वेस्ट को भी बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, क्योंकि एशिया के 7 वेस्टर्न कंट्रीज अपना सारा कारोबार इसी रास्ते से करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि हूती अमेरिकी पैटर्न की नकल कर रहे हैं, मतलब वहां चोट कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब सवाल यह है कि कोई हूतियों पर हाथ डालने से क्यों बच रहा है। दरअसल उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें और कामिकेस ड्रोन्स हैं जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम वाले 6 अमेरिकी जहाजों के बावजूद बिना किसी दिक्कत के इसराइल तक पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसराइल डिफेंस फोर्सेस हमास से डर गई हैं? दरअसल हिब्रू अखबार यदियूत एहरोनोट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें कहा गया है इसराइली सेना ने नॉर्दर्न गजा पट्टी में लड़ाई के बाद 2 ऑफिसर्स को बर्खास्त करने का फैसला किया है। घात लगाकर हमला करने वाले दर्जनों हमास लड़ाकों के खिलाफ कवर फायर दिए बिना इन ऑफिसर्स की मिलिट्री यूनिट पीछे हट गई। इस अनयूजुअल इवेंट ने आईडीएफ यूनिट के फौजियों और बटालियन कमांडर्स के बीच एक संजीदा मुश्किल पैदा कर दी है, जिसके चलते आधे सैनिक यूनिट में वापस नहीं लौटे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल इस रीजन का इकलौता मुल्क है जिसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या आप जानते हैं कि इसराइल ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो इन ज्योग्राफिकल और सियासी सरहदों को रिकॉग्निशन नहीं देता है जिनका आने वाले वक्त में एक्सपेंशन हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि किसी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मतलब दूसरों के लिए मोरल और सियासी उसूल के तरफ कमिटमेंट होता है? इसका मतलब यह कि इसराइल हकीकत में मोरालिटी या डिप्लोमेसी से बंधा हुआ नहीं है और दुनिया के साथ उसके ज्यादातर रिश्ते अमेरिकी और यूरोपियन पर्पस के तहत हैं। क्या आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फौज की ताकतों को लिमिटेड करता है? क्या इसराइली कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखने का मतलब यह है कि इसराइल एक मिलिट्री स्टेट है जो उन जनरलों के तरफ से कंट्रोल हो रही है जो इसके लिए सियासत और नेशनल सिक्योरिटी के प्रिंसिपल तैयार करते हैं? काफी हैरानी वाली बात है कि कई अमेरिकी नेताओं ने इस बेस पर इसराइल स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट को डिक्लेयर करने से इनकार कर दिया था कि यह कानूनी और एथिकल वायलेशन था और अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ था। लेकिन डिप्लोमेट लुई हेंडरसन और ट्रूमैन जैसे लोगों ने चुनावी फायदों के लिए इसराइल मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट करने पर जोर दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल के एस्टैब्लिशमेंट के ऐलान करने के लिए कोई इंटरनेशनल प्रपोजल नहीं पास हुआ है? जो हुआ वो सिर्फ एक नॉन बाइंडिंग सिफारिश थी और सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं करी। सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश के लिए 2/3 वोट्स 20वीं सदी में अमेरिका और कोलोनाइजेशन के सहयोगी थे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से।
पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अलग से, जिसको क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और फिर कुछ स्पेशल पोस्ट पेट्रॉन ओनली और मेंबर्स ओनली के लिए पोस्ट करी जाएंगी। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।